नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, चमत्कारी तावीज़ पार्ट 3। काफ़ी देर तक चलते रहने के बाद उनको एक खंडर दिखाई दिया जिसके चारों ओर काल भैरव के सैनिक पहरा दे रहे थे। स्वामी, लगता है राजकुमारी को यहीं कैद कर रखा है उस दुष्ट ने। हाँ, लेकिन बात मत करो, चुपचाप आगे बढ़ते रहो। पहरेदारों को किसी किस्म का संदेह नहीं होना चाहिए। फिर वे दोनों खामोशी से आगे बढ़ते रहे। पहरेदार सैनिक उन्हें अंधकार होने के कारण नहीं पहचान पाए और न ही किसी ने उन्हें रोका टोका। खंडर के भीतर प्रविष्ट होते ही उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई, क्योंकि खंडर भीतर से किसी आलीशान महल से कम नहीं था। आश्चर्यजनक, बाहर से देखकर तो कोई भी नहीं कह सकता कि भीतर से यह राजमहल जितना सुंदर और आलीशान होगा। रुको मत, महल के भीतर चलो, हमें जल्द से जल्द राजकुमारी को ढूंढना है। दोनों महल के भीतर दाखिल हो गए और राजकुमारी का कमरा ढूंढने लगे। शीघ्र ही उन्हें राजकुमारी वाला कमरा मिल गया। वह देखिए स्वामी, वह रही 2 फुट की राजकुमारी। ओह, तुम यहीं रहो, मैं भीतर जाता हूँ। ठीक है। चार्ली भीतर प्रविष्ट हुआ और कुछ क्षणों तक राजकुमारी को अपलक देखते रहने के पश्चात उसने उसे जगा दिया कि कौन हो तुम और क्या चाहते हो। राजकुमारी जी, मेरा नाम चार्ली है और मैं आपको यहाँ से छुड़ाने आया हूँ। अब आप किसी प्रकार की चिंता न करें, थोड़े दिनों बाद ही आपको आपके पिता के पास ले जाऊँगा। सब कुछ जान सुनकर राजकुमारी प्रसन्नता से झूम उठी। उसी समय रंगीला ने भीतर प्रवेश किया और उसे देखकर राजकुमारी भयभीत हो उठी। आई, बचाओ! डरिए मत राजकुमारी जी, यह हमारा दोस्त है रंगीला। अब से यह आपकी सहायता करेगा और आपके विषय में हमें सूचित भी करता रहेगा। ओह! उसके बाद राजकुमारी से विदा लेकर चार्ली और मार्तंड उस खंडर रूपी महल से बाहर निकल आए और उस दिशा में बढ़ने लगे जिस दिशा में मंदिर और दोनों कैदी थे। परंतु जब वे उस स्थान पर पहुंचे जहां दोनों कैदियों को बांधकर छोड़ गए थे, तो अरे, वे दोनों कैदी तो भाग निकले। हाँ, यही लगता है अब हमारा भी यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। काल भैरव सारी जानकारी मिलते ही हमें मौत के घाट उतारने की कोशिश करेगा। फिर दोनों तेज कदमों से मंदिर की ओर चल पड़े। परंतु जैसे ही उन्होंने मंदिर के भीतर घुसना चाहा, एक सिंह ने भीतर से निकलकर उन पर छलांग लगा दी। उफ! आह! सिंह मार्तंड को पंजों में दबाए दूर जा गिरा। पहले तो मार्तंड कुछ घबराया, लेकिन फिर संभलकर वह शेर से भिड़ गया। निसंदेह बौना मार्तंड शेर से कम फुर्तीला और ताकतवर नहीं था। वह गजब की फुर्ती से सिंह की पीठ पर सवार हुआ और पूरी शक्ति से उसकी गर्दन दबाने लगा। शीघ्र ही शेर की जीभ और आंखें बाहर निकल आई। वाह, निसंदेह मार्तंड एक बहादुर लड़का है। और अगले कुछ पलों बाद शेर जमीन पर मृत पड़ा दिखाई दे रहा था। शाबाश मार्तंड, चलो अब मंदिर के भीतर चले और इसे उड़ाकर यहाँ से दूर हो जाएं। चलिए स्वामी। मंदिर के भीतर प्रविष्ट हो चार्ली ने जैसे ही दीवार पर टंगे नरमुंड को उसके स्थान से हटाया, मंदिर एक तेज आवाज के साथ आकाश में उड़ने लगा। लेकिन मंदिर के आकाश में उड़ते ही जमीन पर मृत पड़ा शेर एकाएक जीवित हो उठा और तेजी से एक तरफ दौड़ पड़ा। मंदिर के आकाश में उड़ने के बाद चार्ली और मार्तंड ने शांति की सांस ली। काली माता के चरणों पर रखे फलों को खाकर उन्होंने भूख मिटाई और आराम करने के लिए फर्श पर लेट गए। लेकिन अभी लेटे हुए उन्हें थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक एक भयानक धमाके के साथ मंदिर की छत उड़ गई और उन्हें नीला आकाश दिखाई देने लगा। धड़ाम! अरे हे ईश्वर, यह क्या हुआ? अभी वे इस घटना का कारण समझ में नहीं पाए थे कि काली माता की मूर्ति अपने स्थान से हिली और छत से निकलकर आकाश में उड़ने लगी। स्वामी, यह सब क्या होने लगा? मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा मार्तंड। शीघ्र ही एक एक करके चारों तरफ की दीवारें भी धमाके के साथ फर्श से अलग होकर हवा में तैरने लगी। धड़ाम धड़ाम! अब वे चौड़े फर्श पर खड़े थे और वह फर्श तेजी के साथ एक अज्ञात दिशा की ओर उड़ा चला जा रहा था। तभी एक जोरदार झटका लगा और दोनों ही फर्श पर लुढ़क गए। फर्श तेजी से तिरछा होने लगा था। उफ! अब मौत निश्चित है स्वामी। आह! कैसे निपटा जाए इस मुसीबत से? फिर शीघ्र ही फर्श एकदम उल्टा हो गया और दोनों फर्श से लुढ़ककर हवा में कलाबाजी खाते हुए पृथ्वी की ओर गिरने लगे। आई! हे ईश्वर! तभी उन्हें छिपकली जैसे आकार का एक विशाल पक्षी उड़ता हुआ अपनी ओर आता दिखाई दिया। बाप रे,
यह कैसा भयानक पक्षी है? उफ, ऐसा कभी न देखा था न सुना। दूसरे ही क्षण उस विशालकाय एवं भयानक पक्षी ने झपटकर मार्तंड को अपने मुंह में दबा लिया। नहीं, हे ईश्वर, मेरे मित्र की मदद कर! और उसे निगलकर वापस उसी दिशा में लौट गया जिस दिशा से आया था। आह, वह दुष्ट मेरे प्यारे दोस्त को ले गया। फिर चार्ली की आंखें भी बंद होती चली गई। दूसरे ही क्षण वह पूर्ण रूप से मूर्छित हो पृथ्वी की ओर तेजी से लुढ़का जा रहा था। जब चार्ली को होश आया तो उसने अपने आप को एक वृक्ष की टहनियों में अटके पाया। दिन का उजाला चारों तरफ फैला हुआ था। आश्चर्य, मैं बच कैसे गया? लेकिन आह, मेरा प्यारा मित्र मार्तंड! तभी उसकी नज़र नीचे की ओर गई और ठीक उसी वृक्ष के नीचे बैठे दो भयानक शक्ल सूरत के जानवर रूपी विशालकाय व्यक्तियों को देखकर वह पल भर के लिए बुरी तरह घबरा उठा। हे ईश्वर, कितने भयानक इंसान हैं ये दोनों! यदि इनकी दृष्टि मुझ पर पड़ गई तो? जबकि वे दोनों विशालकाय वृक्ष के ऊपर बैठे चार्ली से बेखबर आपस में तल्लीन थे। चार्ली ने अपने आप को संभाल कर अपने कान उनकी बातों की ओर लगा दिए। उनमें से एक कह रहा था, सुनो, हम कब तक मेरुंड पक्षियों का अत्याचार सहते रहेंगे? वे जब इच्छा होती है इस तरफ आ जाते हैं और हमारे साथियों को अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाते हैं। हम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यदि यही होता रहा तो एक दिन हमारी पूरी जाति का सफाया हो जाएगा। दूसरा उदास हो बोला, तुम ठीक कहते हो भाई, लेकिन मजबूरी है। शायद हम जीवन भर उनका सामना न कर पाएं। हाँ, यदि कोई इंसान हमारी मदद करे तो इन भेरुंड पक्षियों से हमें हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है। तभी अरे हाय, मरा! दुर्भाग्य से वह डाल टूट गई जिस पर चार्ली बैठा था और वह धम से नीचे बैठे विचित्र एवं विशाल कायों में से एक की पीठ पर जा गिरा। धप! वह भीमकाय इस अचानक आने वाली विपत्ति के लिए कतई भी तैयार नहीं था। अतः वह घबराकर जोर से उछला और हल्का फुल्का चार्ली उस झटके से किसी फुटबॉल के समान हवा में उछल गया। अरे बाप रे! हवा में उड़ता हुआ वह दूर धरती पर जा गिरा, लेकिन दूसरे ही पल वह गजब की फुर्ती के साथ उछलकर न केवल सीधा खड़ा हुआ, बल्कि उसने तेजी के साथ अपनी मयान से तलवार भी खींच ली। जबकि अपने सामने एक मनुष्य को खड़े पा वे भयानक जानवर सरीखे इंसान आश्चर्य एवं प्रसन्नता से भर उठे थे। अरे मनुष्य! आहा, लगता है देवता ने हमारी प्रार्थना सुन ली। उनकी बातें सुनकर चार्ली कुछ कह नहीं जा रहा था कि उन दोनों विशाल कायों में से एक बोला, हे युवक, तुम इस घने एवं भयानक जंगल में किस प्रकार आ गए? यहाँ पर तुम्हारा जीवन हर प्रकार से खतरे में है। हमें अपना दुश्मन नहीं बल्कि मित्र ही समझो। कुछ सोचकर चार्ली ने उन्हें सारी आप बीती सुना दी। उसकी बात सुनकर दूसरा भीमकाय बोल उठा, अवश्य ही तुम्हारे मित्र को ले जाने वाला भेरुंड पक्षी ही होगा। उन पक्षियों के कारण हम भी बहुत परेशान हैं। यदि तुम हमारी मदद करो तो हम तुम्हारे मित्र को खोजने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। ओह, वह कैसे? हम तुम्हें अपने साथ उस स्थान पर ले जाएंगे जहाँ पर उन भेरुंड पक्षियों का वास है। शायद वहीं तुम्हें तुम्हारा मित्र भी मिल जाए, क्योंकि वह पक्षी अपने हर शिकार को कुछ दिनों तक पहले अपनी कैद में रखकर उसे मोटा तगड़ा करने के लिए खूब खिलाती पिलाती है, फिर मारकर खा जाती है। तो फिर जल्दी बताओ, मैं तुम्हारी क्या और कैसी सहायता कर सकता हूँ? तुम उन भेरुंड पक्षियों को मारकर हमें उनके अत्याचारों से मुक्ति दिला सकते हो। तुम्हारा यह एहसान हमारी जाति कभी नहीं भुला पाएगी। परंतु उन सारे पक्षियों को समाप्त करना क्या मेरे लिए संभव होगा? उन सारे पक्षियों को मारने की जरूरत नहीं है। उन पक्षियों को जन्म देने वाली एक छोटी मादा पक्षी है, लेकिन वह शक्ति और खूंखारता में तमाम विशाल पक्षियों से कहीं ज्यादा है। यदि उस मादा को किसी प्रकार समाप्त कर दिया जाए तो समस्त भेरुंड पक्षी अपने आप मर जाएंगे और हमारी जाति उन पक्षियों से छुटकारा पा जाएगी। तब ठीक है, मैं तैयार हूँ। मुझे उनके आवास स्थान पर ले चलो। धन्यवाद युवक। आओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। हम जल्दी ही तुम्हें उस स्थान पर पहुँचा देंगे। चार्ली ने उसकी पीठ पर सवार हो उसके लंबे बाल मजबूती से पकड़ लिए और फिर वे दोनों विशालकाय उसे लेकर तेजी से एक ओर बढ़ चले। शुक्र है कि मेरा कद छोटा है, वरना किसी वृक्ष के तने से टकराकर मेरी खोपड़ी चूर चूर हो गई होती। मार्तंड का क्या हुआ? क्या चार्ली भेरुंड पक्षियों की जाति को समाप्त कर सका? काल भैरव का क्या हुआ? क्या चार्ली 2 फुट की राजकुमारी को
काल भैरव की कैद से छुड़ा पाने में सफल हुआ? कीर्ति स्वामी और शत्रुकाल कौन थे तथा उनमें क्या दुश्मनी थी? यह सब हम जानेंगे अपनी अगली वीडियो 2 फुट की राजकुमारी में। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।